हेलो स्टूडेंट्स, सो नीट 2025 में ऐसे 6 सवाल जो कि आपके सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा बॉटनी में कंफ्यूज हुआ है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहे थे। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कई बच्चों का ये कहना था कि सर ये क्वेश्चन तो सिलेबस में ही नहीं है। नहीं बेटा, ये दे रखा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, बेसिकली जब आप बायोकेमिकल एनालिसिस करते हो किसी भी टिश्यू की, किसी भी सेल की, तो उस केस में आप उसको डिस्ट्रक्ट करते हो एंड देखते हो कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, राइट। और उसी बिहाफ पे आप बाकी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का एनालिसिस करते हो। सो ऑन दैट नोट, इसका आंसर वैसे तो फर्स्ट दे रखा है फिजियोकेमिकल अप्रोच। यस, जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, सो उस केस में हमने जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया था, वीक एसिड, एंड उसके थ्रू हमने एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल पुल को हमने स्टडी किया था। तो ये जो प्रक्रिया है वो इसी का, ठीक है, इसी का एक एलिमेंट है, हमें ध्यान रखना है। एंड ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो दे रखा है वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लियरली लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ के बता देता हूँ। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। मॉलिक्यूलर मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनका क्या रोल है इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है कि इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट कैन अकर्स ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। सो दिस physiochemical approach to study and understand the living organism is called reductionist biology, right? तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। जी हाँ बच्चों, सो अब जिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी में ये सेगमेंट छोड़ा है उनको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। अगले जो बच्चे 26 में 27 में जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप एटलीस्ट इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइए, राइट। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जहां पर हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, असेशन रीजन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द राइट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। सो यहां पर असेशन दे रखा है टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लियोटाइड एंड 7 सेल। ये तो सभी लोगों को आ ही गया था, ठीक है। लेकिन दूसरा जो रीजन है वो गलत क्यों है? क्या दे रखा है? एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लिया है, राइट। यहां पर एम्ब्रियोसेक होता तो हम इस स्टेटमेंट को सही कर देते, राइट। लेकिन उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है यहाँ पर एग एपरेटस। तो बेसिकली एनसीईआरटी का ये वाला आप डेफिनेशन जरूर देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन देखने को मिला है। साफ साफ लिख रहा है द एग एपरेटस इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, यस, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी। ऑन दैट नोट, रीजन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, एसेशन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, बट रीजन इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यस, इसका ऑप्शन 3 होने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट में हम क्या देखते हैं कि एक कैरेक्टर बेटा, ठीक है, एक कैरेक्टर जैसे कि ह्यूमन स्किन, ठीक है, पिगमेंटेशन कह लो, कलर कह लो, या फिर ह्यूमन हाइट, ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल जीन्स, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हैं। जी बेटा, सो एज यू सी के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक से अधिक जीन्स जब पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन मेंडल की तरफ से नहीं आया था, राइट। सो अगर हम मल्टीपल जीन्स के बीच में इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो उसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी टर्म एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। लेकिन हाँ बेटा, जो फर्स्ट टर्म है या जो फर्स्ट बेसिकली आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है बेटा। क्या दे रखा है? देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर की डेफिनेशन में कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए आपको सिंगल जीन में होने वाले इंटरेक्शंस को समझना होता है, राइट। तो एक जीन में जो भी अल्टरेशंस आ रहे हैं उसी बेसिस पे आपने सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप अगर यहाँ पर देखो
सो आपका हीमोफेलिया हो जाता है, सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता है, सीकल सेल एनीमिया हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, पीकेयू हो जाता है, थैलेसेमिया हो जाता है। इन सब को आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हो। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पॉलीजेनिक ट्रेट की, तो यहाँ पर एक जीन का रोल नहीं है, एक से ज़्यादा जीन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इसका आंसर बेसिकली हमें 2 रखना होता है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं, राइट बेटा। ऐसा मेंडल ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि 2 जीन मिलके कोई एक फंक्शन कंट्रोल कर ले या रेगुलेट कर ले, राइट बेटा। तो इसलिए इसका आंसर अपन ने 2 किया है। एक इसमें भी कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर भी तो हो सकती है, राइट। किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर भी तो हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। लेकिन इसका आंसर अपन ने 4th किया हुआ है। क्यों किया हुआ है जरा इधर देखिए। एक बार इसकी जो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वहां पर क्लियरली आप नीचे एक लाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्टिविटी is expressed एज, ठीक है। उसके अंदर आपको ये क्लियरली देखने को मिल जाएगा किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर ईयर, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में पर ऐसा नहीं लिखा है ना, इस तरीके से लिखा है, राइट, है ना। और ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बेटा ये क्लियरली हमें ध्यान रखना है। यस बेटा जी, ये क्लियरली हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस्ड वर्ड वहां पे दे रखा है कि कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, ठीक है ना। सो एक्सप्रेस करने का तरीका यही होता है, इसलिए मोस्ट ऑप्टिमल आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4th जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर। और ये भी यहां पर क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हैज द डिजीज म्यूटेशन इन 1 एलील ऑफ द जीन, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक पेडिग्री चार्ट दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है F3 जनरेशन के अंदर एक ऐसा चाइल्ड जिसके अंदर आपको कंडीशन मिले नो डिजीज या बीइंग अ कैरियर वाली, राइट बेटा। ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। इस केस में आप देखेंगे F3 जनरेशन में, ठीक है, अगर हमें डिजीज को आइडेंटिफाई करना है तो इस केस में हम बहुत ही सिंपल यहां पर सबसे पहले तो क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है या एक्स लिंक है। तो अगर ये सेक्स लिंक और रेसेसिव डिजीज है तो वहां पर कैरियर होने के चांस आपको देखने को मिलते हैं। कैरियर मोस्ट कॉमनली आपको रेसेसिव डिजीज में ट्रांसमिट होते हुए मिलता है। अगर ऐसे फीमेल में इस तरीके से सेंटर में डॉट आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्स लिंक डिजीज को, ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसा पार्ट इस तरीके से डिनोट करें, है ना, कि ये वाला पार्ट जो शेडेड है, ठीक है, इस तरीके से अगर डिनोट करें तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव से, है ना। ये एक्स लिंक रेसेसिव को डिनोट करता है, राइट। ये हमें ध्यान रखना है पहली बात। तो इस अगर पेडिग्री चार्ट को हम एनालाइज करें तो इस केस में हमें क्लियरली एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली एग्जांपल कनेक्ट कर चुके होंगे। कौन सी डिजीज होगी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। दिस इज योर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में फीमेल कैरियर भी हो सकती है और अफेक्टेड भी हो सकती है। सो इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पर क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो एज यू सी कि जो मेल है वो XY हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो फीमेल है वो अफेक्टेड हो गई। तो अफेक्टेड को हम C से डिनोट कर देते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल इस तरीके से C से हमने उसको डिनोट किया। जब यहाँ पर इनसे 2 डॉटर्स फॉर्म हो रही है और दोनों कैरियर बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो नॉर्मल एक्स है वो फादर से आ गया होगा और अफेक्टेड वाला अलील जो है वो ट्रांसमिट हो गया होगा इन दोनों फीमेल्स के अंदर। जब इसकी मैटिंग हुई, ठीक है, नॉर्मल मेल के साथ, सो यहाँ पर आपको अगेन एक कैरियर फीमेल मिली, राइट, कुछ इस तरीके से एक कैरियर फीमेल मिली कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये कैरियर फीमेल ने एक अफेक्टेड मेल से शादी करी, राइट। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंटेनियस मैरिजेस देखने को मिल रही है, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स में शादी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट यस, हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो मेल है वो अफेक्टेड है। अफेक्टेड है तो यहाँ पर एक्स के अंदर आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हो, क्या है ना, C। अब इसके बीच जब आप क्रॉस बनाओगे तो यहां पर हमें आउटकम्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सिंपल है, आप इनके बीच अगर क्रॉस बनाते हैं इस तरीके से, राइट। सो एज यू सी कि इस क्रॉस के बाद अब यहां पर
4 प्रोजेनी के आउटकम्स देख सकते हो, राइट। सबसे पहले हम मेल यहां लिख लेते हैं, राइट। ये मेल हो गया, है ना, ये फीमेल हो गई, ओके। तो इस केस में आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो बेटा कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये आपकी फंडामेंटली रिप्रेजेंट करेगी किसको, ठीक है, कैरियर फीमेल को, राइट। उसके बाद यहां पर एक नॉर्मल मेल देखने को मिलेगा, इस केस में आपको अफेक्टेड फीमेल देखने को मिलेगी, एंड यहां पर आपको अफेक्टेड मेल देखने को मिलेगा। तो 4 प्रोजेनीज आ रही है, ठीक है ना। 4 प्रोजेनीज में से एज यू सी के एक तो आपका अफेक्टेड मेल हो जाएगा, एक आपकी अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी, ठीक है, एक आपकी कैरियर, अगेन यही आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, और एक आपका नॉर्मल मेल हो जाएगा, राइट। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी थी। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, हमें एक ऐसा चाइल्ड ढूंढना है जिसमें कोई डिजीज ना मिले और या फिर वो कैरियर हो किसका, उस डिजीज का। इसका मैंने हिंदी मीडियम वाला भी आपका जो है वो क्वेश्चन ले लिया है, जिससे कि आप इस चीज को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। देखिए यहाँ पे हिंदी में साफ साफ दे रखा है, प्रदत्त पेडिग्री की सहायता से F3 पीढ़ी में जन्मी, है ना, संतति। यहाँ पर एक सिंगल संतति के बारे में पूछा जा रहा है, संततियां नहीं कर रहा, ना ही नर और मादा या फिर पुत्री और पुत्र यानी कि सन और डॉटर कर रहा है। तो साफ साफ दे रखा है कि F3 पीढ़ी में जन्मी संतति के रोगमुक्त और वाहक दोनों कंडीशन दे रखी है, रोगमुक्त होनी चाहिए और वाहक, यानी इंग्लिश के अनुसार देखें सो नो डिजीज और बीइंग अ कैरियर, दोनों चीजें होनी चाहिए। सो जीन के एक युग्म विकल्पी पर रोग उत्परिवर्तन है, ये भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि जीन में एक एलील पे, एलील को हिंदी में युग्म विकल्पी कहा जाता है, राइट। तो उसके ऊपर आपकी क्या है, एक ही जो है वो एलील जो है वो म्यूटेटेड है, ठीक है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी है, राइट। सो यहाँ पर इस किसी बच्चे ने ये तो पेपर में 1/2 कर दिया, ये गलत आंसर होगा, राइट। सो यहाँ पर आपको सिंपली क्योंकि ऑटोसोमल से उसको क्रॉस कर दिया है तो वो सही नहीं बैठ रहा, राइट। अगर इस क्रॉस को आप आसानी से यहाँ पर देखें बनाएंगे तो इस केस में आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी काउंट ले सकते हैं, राइट। टोटल 4 प्रोजेनीज में से, राइट, आपको केवल एक ही ऐसी प्रोजेनी मिल रही है जिसमें ना तो आपको डिजीज कंडीशन मिल रही है और वो साथ ही साथ कैरियर भी है। दोनों को यहाँ पर कंसिडर करना है, इस चीज को स्पेसिफाई एंड ने कर दिया है, राइट। एंड में दोनों चीजों को लेना होता है एक ही इंडिविजुअल के अंदर, राइट। अगर ये और होता तो हम यहाँ पर 2 अलग अलग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लेते हैं और उस केस में 2/4 हम यहाँ कर लेते हैं। सो ऑन दैट नोट कितनी ऐसी प्रोजेनीज है, तो केवल अगर हम ऐसी प्रोजेनी की बात करें टोटल 4 में से केवल एक ही ऐसी प्रोजेनी आ रही है जिसके अंदर आपको ऐसा आउटकम देखने को मिल रहा है। सो ऑन दैट नोट इसका आंसर हो जाएगा 1/4, राइट। 1/4 प्रोजेनीज ऐसी है जो कि ना तो डिजीज उनके अंदर डिजीज अपीयर नहीं हो रही है और वो कैरियर भी है किसकी, उस डिजीज की, राइट। तो हमें यहाँ पे कैरियर के रिस्पेक्ट में पूछा है, क्लियरली इस एंड से स्पेसिफाई हो रहा है। फर्दर उन्होंने स्पेसिफिकेशन इस चीज को यहां पर डिनोट भी कर दिया है, ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर भी दिया है कि वो कहना क्या चाह रहा है कि किस टाइप का जीनोटाइप अरेंजमेंट उस इंडिविजुअल में होना चाहिए। तो उसमें साफ साफ बोल रहा है कि कैरियर वाले जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक एलील तो नॉर्मल होगी और एक एलील एटलीस्ट अफेक्टेड होनी चाहिए। फर्दर उन्होंने यहां पर, ठीक है, स्पेसिफाई भी कर दिया ये कैरियर फीमेल को कि इस साइन को हम कैरियर फीमेल से डिनोट करते हैं और कैरियर फीमेल वाली कंडीशन आपको क्लियरली देखने को मिलती है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर, राइट। सो उस नोट पे इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लियरली क्या, 1/4, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। सो वो एक्सप्रेशन वाली कहानी है। बाकी की थ्योरी जो ऊपर आप देख रहे हो कि सर बाकी में जो हम ये यूनिट देख रहे हैं तो ये भी तो यूनिट ही हुई, हाँ भैया यूनिट हुई, बिल्कुल सही, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हमेशा इसी तरीके से जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसका आंसर अपन परफेक्टली वो देख रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी कई बच्चों को डाउट था क्योंकि ये नीचे वाली थ्योरी वहां पर उनको देखने को नहीं मिल रही थी। सो एक तो वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट नहीं होता, ठीक है, वो वेजिटेरियन फ्रूट होता है, वो अलग बात है। वैसे उसके अंदर अपने लार्वा डेवलप करती है, वो एक अलग कहानी है। और यस वो सीड्स को फीड भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो सीड के अंदर कई सारे वहीं पर रह जाते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। डजंट मीन कि वो नॉन वेजिटेरियन हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, यहां तक तो कहानी बिल्कुल ठीक है। एज फिग वेस्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द फिग फ्रूट, ये भी कहानी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिग फ्रूट, ये यहां से देखो, एंड फिग फ्रूट गेट पॉलिनेटेड बाय द वेस्प, भैया फ्रूट पॉलिनेशन थोड़ी ना करेगा, राइट, है ना, फ्लावर करता है ना, है ना। तो ये थ्योरी अगर तुम ध्यान देखो,
ये थ्योरी अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, द वेस्प पॉलिनेट्स दी फिग इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? ठीक है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर बोलते हैं ना अपन, क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स, यही बोलते हैं अपन, यस और नो। तो फूल का जो बंच है, गुच्छा है, छोटे होते हैं तो इस वजह से, ठीक है, वो एक बंच बना लेते हैं यहाँ पे, उनको हम बेसिकली इनफ्लोरेसेंस से डिनोट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर फ्लावर आना चाहिए था या इनफ्लोरेसेंस आना चाहिए था, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, इस जगह पे इनफ्लोरेसेंस होता तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट बैठता, राइट। सो ऑन दैट नोट इसका स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको रामदेव मिश्रा पे जो मिला है वो आगे थ्योरी में दे रखा है भाई, ठीक है, रामदेव मिश्रा जी ने ही इकोलॉजी, ठीक है, जो मास्टर्स होती है, ठीक है, इको के अंदर या इकोलॉजी के अंदर, वो अपने इंडिया में स्टार्ट करवाई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बहुत वास्ट रिसर्च इनकी आपको देखने को मिलती है। एंड यस, यही रीज़न है कि इनको हमें फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी हम बेसिकली इनको बोलते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको ये मिलता है। सो यस बेटा, है ना, ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, और यही सवाल जो है वो आपके पूछे गए थे, ठीक है ना, और जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट किए थे। उसके अलावा भी आपको कोई अगर क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है इस साल के नीट के पेपर में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके शॉर्ट्स की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एंड जी हाँ बच्चों, हम लोगों का ब्रह्मोस डेट इज़ 11th एंड प्रहार डेट इज़ 12th और वॉरियर, ये तीनों बैचेस हम लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। यानी ई सरल का जो कैंपस है वो कोटा में है, एंड आप लोग अगर कोटा आना चाहते हैं, कोटा में आके पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोगों के एडमिशन्स न्यू बैचेस के लिए शुरू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इनको आप जाके कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप फ़ोन लगाइए, एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं, आप बात कीजिए। और अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो नए बैचेस आ रहे हैं उनको ज्वाइन कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं 2026 की तैयारी के साथ, नए जोश के साथ, नए परिवर्तन के साथ। तो हौसला बनाए रखिए। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा ख़राब हुआ है उन लोगों को भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है ना, वो हमेशा चलती रहती है। एंड अगर आपको अगर यहाँ पर एक फेलियर मिला है तो मेरा मानना है कि फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है बेटा। तो इस फेलियर को हमें हमारी लाइफ से अलग नहीं रखना है, ठीक है, फेलियर को भी हमें सक्सेस का हिस्सा मानना है। ये अलग बात है कि किसी को जो सफलता है वो पहले मिल गई, किसी को बाद में मिल जाएगी। तो भगवान ने जो आपके लिए दिया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो आपको समय पे मिल जाएगा, बस आप अपनी कोशिश करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। मेरा नाम परख वैष्णव है, एंड प्लीज़ आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़रूर डालिएगा, एंड मिलते हैं अगली क्लास में।